छात्रों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के अंतर्गत बिंदु पथ का अध्ययन करेंगे। बिंदु पथ के अंतर्गत हम बिंदु की परिभाषा, बिंदु पथ ज्ञात करने की विधि के साथ साथ अक्षों का में परिवर्तन का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु पथ। इसके पहले हम बिंदु को समझना होगा। समकोणिक निर्देशांक तल में किसी बिंदु को निर्देशांकों से प्रदर्शित किया जाता है। Pxy एक व्यापक बिंदु है। Pxy एक व्यापक बिंदु है जहां पर x भुज और y कोटि है। हम यदि इसको अक्ष में लें, x अक्ष, y अक्ष, मूल बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु P लें और P को हम xy से निरूपित करें और P से हम एक लंब x अक्ष पर डालें PM, तो OM होगा x और PM होगा y। तो बिंदु P के निर्देशांक xy होगा जहां पर x भुज और y कोटि है। चूंकि xy चर राशियां हैं, इसलिए P को हम चर बिंदु कहेंगे। P को हम चर बिंदु कहेंगे। अब बिंदु पथ की परिभाषा। किसी दिए हुए प्रतिबंध या निर्दिष्ट के अंतर्गत, किसी दिए हुए प्रतिबंध के अंतर्गत, किसी दिए हुए प्रतिबंध के अंतर्गत या शर्त के अंतर्गत जब कोई बिंदु P गति करता है तो बिंदु P के द्वारा प्राप्त अनुरेखित पथ बिंदु पथ कहलाता है। एक बार पुनः परिभाषा को देखें। जब कोई बिंदु P किसी दिए हुए प्रतिबंध के अंतर्गत गति करता है तो बिंदु P का अनुरेखित पथ प्राप्त होता है। उस अनुरेखित पथ को ये सरल रेखा हो सकती है, वक्र हो सकता है ना। तो बिंदु P के द्वारा अनुरेखित पथ को बिंदु पथ कहते हैं। बिंदु पथ ज्ञात करने की विधियां। बिंदु पथ ज्ञात करने की मुख्यतः चार बातें पर निर्भर करती है। जब कोई गतिशील बिंदु गति करता है तो उसके लिए एक चर बिंदु की कल्पना की जाती है। चर बिंदु के निर्देशांक को हम PH के मानते हैं। दूसरा, चर बिंदु उसके निर्देशांक को हम H के मानते हैं। फिर H और K में संबंध स्थापित करते हैं। यह संबंध समीकरण के रूप में होता है। संबंध समीकरण के रूप में होता है, प्राप्त होता है। तीसरा, प्राप्त समीकरण को न्यूनतम रूप से सरल किया जाता है। प्राप्त जो समीकरण है, समीकरण को न्यूनतम रूप में सरल करना। और चौथा जो मुख्य बातें हैं वो H को X में और K को Y में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार हमें एक बिंदु पथ प्राप्त होता है। एक बार पुनः देखिए, बिंदु पथ ज्ञात करने की विधि। दिए गए एक चर बिंदु की कल्पना करते हैं। चर बिंदु के निर्देशांक H के माना जाता है।
H और K में दिए गए प्रतिबंध या शर्त के अधीन H और K में संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध समीकरण के रूप में प्राप्त होता है। तीसरा, प्राप्त समीकरण को न्यूनतम रूप से सरल किया जाता है। फिर अंतिम स्थिति में जब H और K के रूप में हमें समीकरण प्राप्त होता है तो H को X के रूप में और K को Y के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त बिंदु का बिंदुपथ अभिष्ट बिंदुपथ होता है। यह निश्चित ही रेखागणिती की कोई आकृति को व्यक्त करता है। इस प्रकार हमें बिंदुपथ ज्ञात करते हैं। अब बिंदुपथ से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु -2 जीरो से दूरी 1, 2 से दूरी की 3 गुनी रहती है। प्रश्न है, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु -2 जीरो से दूरी 1, 2 से दूरी की तिगुनी है। यहाँ पर ये जो दूरी दी गई है, ये दूरी तिगुनी, ये प्रतिबंध है, शर्त है। इसी के अधीन हमें इन बिंदुओं के लिए हमें बिंदुपथ ज्ञात करना है। हल, माना कि A -2 जीरो तथा B बिंदु 1, 2 है तथा चर बिंदु P HK है। इसके लिए हम रेखा चित्र बनाएंगे। A बिंदु है -2 जीरो, यहाँ पर B एक दूसरी बिंदु है 1, 2, यहाँ पर एक चर बिंदु है P। PB। P के निर्देशांक HK, PA
पी ए बराबर होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से पी ए बराबर हो जाएगा वर्गमूल h धन 2 का वर्ग धन 1 ऋण 0 का वर्ग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर वर्गमूल, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का वर्ग धन y1 माइनस y2 का वर्ग। यदि दो बिंदु के निर्देशांक AB के निर्देशांक ये x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2 हो तो इस सूत्र से हम दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा वर्गमूल h स्क्वायर h प्लस 2 होल स्क्वायर के स्क्वायर बराबर पी ए वर्ग। अब इसको हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा पी ए का वर्ग बराबर h प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसी प्रकार इसी प्रकार PB के लिए क्या होगा, PB के लिए हो जाएगा रूट h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर। h माइनस 1 k स्क्वायर प्लस h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर। हम यहाँ पर भी वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी बी होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा h माइनस 1 होल स्क्वायर k माइनस 2 होल स्क्वायर। इस तरह से हमें पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब हमारा जो प्रश्न था उसमें दिए गए थे कि पी ए की दूरी, इसकी दूरी चर बिंदु से इस बिंदु -2 0 की दूरी चर बिंदु से 1 2 की दूरी अर्थात पी ए की दूरी पी बी की दूरी का तिगुना हो। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार पी ए इक्वल 3PB। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा पी ए होल स्क्वायर इक्वल 9PB स्क्वायर। यहाँ पर पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर का मान रखने पर पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा h प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 9 प्राप्त हो जाएगा हमको 9h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर।
हमने यहाँ पर क्या रखा, हमने जो निर्दिष्ट जो प्रतिबंध था दिए गए शर्त के अधीन ये हमको संबंध प्राप्त हुआ PA बराबर 3PB। हमने इस संबंध के दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर दिया तो PA स्क्वायर बराबर 9PB स्क्वायर प्राप्त हुआ। फिर PA स्क्वायर और PB स्क्वायर का मान हमने रखा है। अब इसको हम न्यूनतम रूप से सरल करेंगे। न्यूनतम रूप से सरल करके हमें h और k के रूप में प्राप्त करेंगे। इसको सरल करने पर which implies that h स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर से प्राप्त होगा h स्क्वायर 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर इक्वल 9 h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। यहाँ पर भी हमने a माइनस b जो सूत्र है उसका रूप में प्रसार किया है। अब कोष्टक को खोलने पर दाएं पक्ष में h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 9h स्क्वायर माइनस 18h प्लस 9 प्लस 9k स्क्वायर माइनस 36k प्लस 36 9h स्क्वायर माइनस 18h 9k स्क्वायर माइनस 36k प्लस 36। अब हम इस पक्ष को h स्क्वायर 4h प्लस k को हम दाएं तरफ ले जाएं तो हमें प्राप्त होगा 9h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 18h माइनस 4h माइनस 36k फिर 36 प्लस 9 माइनस 4 इक्वल 0। एक बार पुनः देखें हम 9h स्क्वायर पक्षांतर हुआ माइनस h स्क्वायर 9k स्क्वायर ये पक्षांतर हुआ माइनस kx स्क्वायर माइनस 18h माइनस 4h पक्षांतर होकर माइनस 36k फिर 36 फिर 9 फिर माइनस 4 पक्षांतर होने पर इक्वल 0। इस प्रकार हमें ये प्राप्त हुआ। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 9h स्क्वायर h स्क्वायर में 8h स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर के बाद 8k स्क्वायर फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 18h और माइनस 4h ये हो जाएगा 22h माइनस 36k और ये हो जाएगा 36 9 45 माइनस 4 41 इक्वल 0। इस तरह से ये प्राप्त हुआ अपने को 8h स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर माइनस 20hs माइनस 36k माइनस 41 इक्वल 0। अब हम यहाँ पर ये हमें h और k में समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण को हम अंतिम जो हमारी बिंदु पद ज्ञात करने की अंतिम स्थिति होती है वो है h को
H के स्थान पर X एवं Y के स्थान पर K लिखने पर हमें समीकरण प्राप्त होगा 8x स्क्वायर 8y स्क्वायर माइनस 22x माइनस 36h माइनस 41 इक्वल 0। यही अभीष्ट बिंदु पथ का समीकरण है। 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 22x माइनस 36h माइनस 41, यही माइनस या प्लस में आएगा यहाँ पर, क्योंकि 36 और 9 45 होगा। 45 में -4 होने पर ये प्लस 41 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 41। तो हमारा ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है x और y में, यही अभीष्ट बिंदु पथ है। अब हम एक दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। एक दंड जिसकी लंबाई प्रश्न 9, एक दंड जिसकी लंबाई L है, दो लंबवत छड़ों के बीच इस प्रकार सरकती है। इस प्रकार सरकती है कि इसके सिरे सदैव इन छड़ों पर रहते हैं। दंड के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। दंड के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, एक दंड जिसकी लंबाई L है, दो लंबवत छड़ों के बीच इस प्रकार सरकती है
कि इसके सिरे सदैव इन छड़ों पर रहते हैं, दंड के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना। कंडीशन है दंड के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। ये हमको प्रतिबंध है, निर्दिष्ट दिया गया शर्त है, इसके अधीन हमें चर बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। इसके लिए हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे। माना कि जो लंबवत छड़ दी गई है वो x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश रखी गई है। x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश रखी गई है। दो लंबवत छड़ है और x और y के अनुदिश रखी गई है, लंबवत है, छड़ रखी गई है। इस लंबवत छड़ में एक छड़ रखा गया है, दंड छड़ AB रखी हुई है। यहाँ पर ये इस प्रकार सरकती है कि बीच इस प्रकार सरकती है कि इनके सिरे सदैव इस दंड, इस जो लंबवत छड़ पर रहे और इसके मध्य बिंदु, यहाँ पर एक मध्य बिंदु P है जिसका निर्देशांक HK है। इस बिंदु P का हमको बिंदु पथ ज्ञात करना है। हमने माना कि दो लंबवत छड़ x अक्ष एवं दो लंबवत छड़ y अक्ष के अनुदिश रखी है। रखी हुई है। एक दंड छड़ सदैव सिरों पर, छड़ों पर, इसके सिरे सदैव इन छड़ों पर रहते, दंड के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करिए। एक दंड जिसकी लंबाई L है ना, एक दंड जिसकी लंबाई L है। हमने एक दंड AB की लंबाई माना L और दिया है एक दंड AB की लंबाई L है, ये गिवन है, दिया है एक दंड AB की लंबाई L। माना दंड AB का मध्य बिंदु P HK है। हमने इस दंड AB का मध्य बिंदु P HK माना तथा A माना A के निर्देशांक A0 तथा B के निर्देशांक 0B। ये हमने माना A के निर्देशांक A0 और B के निर्देशांक 0B। इसका आशय है कि OA की लंबाई A और OB की लंबाई B, अर्थात OA इक्वल A एवं OB इक्वल B, अर्थात OA इक्वल A और OB इक्वल B। एक बार देखें पुनः, माना हमने एक दो लंबवत छड़ OX और OY के अधीन हमने इसको माना है, लंबवत रखी गई है, वो एक अनुदिश, और इस पर एक दंड छड़ है
जिसकी लंबाई L दी गई है तथा उसके मध्य बिंदु हमने PHK माना है। PHK इसका मध्य बिंदु है। स्पष्ट है कि A, और हमने ये मान लिया कि A के निर्देशांक A0 तथा B के निर्देशांक, जहां पर इस छड़ टिकी है बिंदु A पर, उसके निर्देशांक A0 है तथा B y अक्ष पर जहां पे छड़ दंड टिकी है उसके निर्देशांक हमने OB मान लिया। तो स्पष्टतः OA की दूरी A और OB की दूरी B है। अब समकोण त्रिभुज यहां पर देखिए AOB समकोण बना रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हम इस पर कौन से नियम लागू कर सकते हैं, कौन सा प्रमेय हम लागू कर सकते हैं इस पर? हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हैं। त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से OA स्क्वायर धन OB स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर मान रखने पर OA A स्क्वायर धन B स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, क्योंकि AB की लंबाई हमने L दिया हुआ था, दंड की लंबाई AB L। ये हो गया समीकरण पहला। समीकरण पहला। अब चूंकि बिंदु P चर बिंदु AB दंड का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु के सूत्र से, जैसे दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, इसको एक रेखा से मिला है, तो इस रेखा का मध्य बिंदु यदि xy हो तो सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। इस सूत्र का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे तो h, चूंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि P HK AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अतः H बराबर 0 A प्लस 0 बटा 2 A प्लस 0 बटा 2 और K बराबर 0 प्लस B बटा 2, क्योंकि y1 और y2, which implies that H बराबर होगा A बटा 2 और K बराबर हो जाएगा B बटा 2, which implies that A बराबर 2H एवं K बराबर एवं B बराबर 2K। A और B का मान
समीकरण 1 में रखने पर a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर a एवं b का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा 2h होल स्क्वायर प्लस 2k होल स्क्वायर इक्वल l स्क्वायर। और इसको हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो a और b का जो मान प्राप्त हुआ है उसको हमको समीकरण जो 1 प्राप्त हुआ था उस पे हमने रखा है। रखने पर ये प्राप्त हुआ 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब ये देखिए 2 ये हो जाएगा 4h स्क्वायर। ये क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल l स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4 दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन निकल जाएगा। ये हो जाएगा 4h स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल l स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल हो जाएगा l स्क्वायर अपान k, सॉरी l स्क्वायर अपान 4। देखिए यहाँ पर 4 नीचे आ गया। ये हमें h और k के रूप में न्यूनतम रूप में प्राप्त हुआ है ना। हमने एक चर बिंदु माना, चर बिंदु के समीकरण के रूप में प्राप्त किया है। अब हमको ये चर बिंदु को बिंदुपथ ज्ञात करना है तो हमने बिंदुपथ ज्ञात करने की विधि में बताया था कि जब हमको h और k में संबंध समीकरण प्राप्त होता है उसको जब हम न्यूनतम रूप में या सरल करते हैं तब फिर अंतिम स्थिति में हमें h की जगह x और k के जगह y लिखते हैं या h को x से और k को y से प्रतिस्थापित करने पर हमें चर बिंदु p का बिंदुपथ ज्ञात होता है। तो इस प्रकार हमें समीकरण h को x से और k को y से प्रतिस्थापित करने पर हमें अभीष्ट बिंदुपथ होगा x स्क्वायर धन y स्क्वायर इक्वल l स्क्वायर अपान 4। यही अभिष्ट बिंदुपथ है और यही आपका उत्तर भी है। तो इस तरह से हमने बिंदुपथ की परिभाषा, बिंदुपथ ज्ञात करने की विधि और बिंदुपथ से संबंधित हमने ये प्रश्न देखा है। अब आता है अक्षों में परिवर्तन। अक्षों में परिवर्तन। अक्षों में परिवर्तन। समतल में किसी बिंदु की निर्देशांक मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करते हैं। हमको समतल है, जैसे ब्लैक बोर्ड समतल है, हमको यहाँ पर किसी बिंदु, सपोज दैट ये बिंदु को स्थिति दो बातों पर निर्भर रहेगा। एक तो हम जो अक्ष मानेंगे, एक मूल बिंदु मानेंगे और मूल बिंदु के चयन पर, और दूसरा निर्देशांक अक्षों की प्रकृति कैसी है। समतल पर
किसी बिंदु की निर्देशांक मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, मूल बिंदु का चयन, हम मूल बिंदु कहाँ पे लिए हैं, मूल बिंदु का चयन, और दूसरा अक्षों की प्रकृति, निर्देशांक अक्षों की प्रकृति, निर्देशांक अक्षों की प्रकृति। तो समतल में किसी बिंदु की स्थिति मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है कि मूल बिंदु का हमने चयन कैसा किया है और निर्देशांक अक्ष की प्रकृति कैसा है। कई बार गणित की अनेक समस्याओं को हल करने के लिए अक्षों में परिवर्तन करना पड़ता है। तो अक्षों में परिवर्तन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो पहला जो परिवर्तन होता है वो है मूल बिंदु का स्थानांतरण, मूल बिंदु को परिवर्तन करना, इसको कहते हैं हम स्थानांतरण। यदि हमको मौलिक अक्ष दिया हुआ है, ये दिए गए अक्ष हैं, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, वाई डैश एक्स डैश, हम यदि मूल बिंदु को विस्थापित करें, कंडीशन ये रहेगा इसके लिए कि जो अक्ष परिवर्तित होगा वो मौलिक अक्ष के अनुदिश होगा, उनकी दिशाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ हम मूल बिंदु को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर स्थान परिवर्तन करेंगे मूल बिंदु को। जैसे ये एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया, ओ डैश हो गया। यहाँ पर हमने सिर्फ मूल बिंदु को, इस मौलिक जो मूल बिंदु है उसके स्थान पे जो नवीन मूल बिंदु प्राप्त हुआ है उसको हमने परिवर्तन किया गया है, और अक्ष दिए गए पूर्व अक्ष या मौलिक अक्ष के अनुदिश है इनकी दिशाएं। तो इस प्रकार जो परिवर्तन होता है, मूल बिंदु में परिवर्तन करता है, इसको कहते हैं स्थानांतरण। दूसरा प्रकार का परिवर्तन होता है मूल बिंदु को स्थिर रखकर अक्षों को कुछ कोण से घुमाना, अक्षों को कोण से घुमाना, इसको कहते हैं परिभ्रमण। रोटेशंस। इसके लिए होगा एक्स अक्ष, वाई अक्ष मूल बिंदु, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। यहाँ पर देखिए अक्ष को हमने कुछ थीटा कोण से घुमा दिया, ये भी थीटा कोण हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा कोण से परिवर्तन होगा तो वाई डैश भी वाई से थीटा कोण बनाएगा। तो इस प्रकार जब हमने मूल बिंदु को तो स्थिर रखा है, लेकिन अक्षों को हमने कैसे कर दिया, कोण से घुमा दिया, तो ये कहलाएगा परिभ्रमण। तीसरे प्रकार का परिवर्तन होता है जब दोनों को साथ साथ परिवर्तन किया जाए, तो मूल बिंदु को भी स्थानांतरित किया जाए और अक्षों में परिभ्रमण भी किया जाए। तो इस प्रकार जो प्राप्त ये एक्स अक्ष मौलिक अक्ष, वाई अक्ष वाई, एक्स डैश वाई डैश 0, यहाँ पर हमने मूल बिंदु को भी हमने स्थापित कर दिया है और अक्ष को भी घुमा दिया है। तो इस प्रकार जो प्राप्त होगा
ये तीसरी प्रकार की कंडीशन है। तो आज की इस क्लास में हमने तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत बिंदु पथ ज्ञात करने की विधि और संबंधित प्रश्न हल किए। साथ ही हमने कुछ प्रारंभिक अक्षों में परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।